देखिए कान के नजदीक, यह कान के नजदीक जो ग्लैंड है, देखिए ये वाला ग्लैंड, यहीं पर यह एक प्रकार का ग्लैंड होता है जिसको पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं और हिंदी में कर्णपूर्ण ग्लैंड। देखिए जो ये वाला जो ग्लैंड होता है, यह ग्लैंड जो नालिका जो होता है यहाँ आके क्या होता है, सर ऊपर जी ऊपर करिएगा, है जी ऊपर करिए, हाँ ये जो देख रहे हैं ये वाला भाग यहाँ आके इस मतलब ग्लैंड से यहाँ आके मतलब वो लार जो है यहाँ आके गिरता है। अंग्रेजी में लार को अंग्रेजी में सलाइवा कहते हैं। सलाइवा क्या कहते हैं? सलाइवा। लार को अंग्रेजी में सलाइवा कहते हैं, इसीलिए लार ग्रंथि को सलाइवरी ग्रंथि भी कहते हैं। मतलब लार को अंग्रेजी में सलाइवा कहते हैं और सलाइवा से ही बना है सलाइवरी ग्रंथि। सलाइवरी ग्रंथि कौन ग्रंथि? सलाइवरी ग्रंथि। यानी लार ग्रंथि कितने प्रकार के पूछेगा, या पूछेगा सलाइवरी ग्रंथि कितने प्रकार का होता है ना। तो ग्रंथि जो होता है लार ग्रंथि, जो हमारे मुंह में लार 3 ग्रंथि से आता है। कितने ग्रंथि से? 3 ग्रंथि से। तो सबसे इंफॉर्मेटिव मतलब बात यहाँ पे ये रहा कि लार जो होता है 3 प्रकार के होता है। लार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उससे पहले जानते हैं कि लार एक दिन में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार स्राव करता है। मतलब हमारे मुंह में 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनता है। तो ये भी डायरेक्ट आपकी परीक्षा पूछेगा कि हमारे शरीर हमारे मुंह में लार ग्रंथि से लार कितना स्राव होता है एक दिन में? तो 1.5 लीटर। परीक्षा में पूछता है कि लार ग्रंथि कहाँ से स्राव होता है, मतलब लार कहाँ से स्राव होता है? तो लार ग्रंथि से। लार कहाँ से स्राव होता है? लार ग्रंथि से। और लार ग्रंथि प्रतिदिन कितना लार स्राव होता है? 1.5 लीटर। डायरेक्ट पूछा जाएगा। फिर पूछेगा कि हमारे शरीर में माने हमारे मुख गुहा में कितना लार ग्रंथि होता है? तो कितना होता है? गलत। हमारे मुख गुहा में 6 लार ग्रंथि होता है। अगर जोड़ी पूछा जाएगा तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा, देखिए 3 जोड़ी और 6 लार ग्रंथि। अगर जोड़ी पूछे तो 3 जोड़ी। अच्छा अगर पूछे कि कितना लार ग्रंथियां पाई जाती है तो 6। अब कैसे, इसी को थोड़ा समझते हैं। तो लार ग्रंथियां 3 प्रकार के होता है। 1 नंबर में आप थोड़ा सा हम पॉइंट याद करा देते हैं। 1 नंबर में बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जिसको हिंदी में कर्णपूर्ण ग्रंथि बोलते हैं। हिंदी में कर्णपूर्ण ग्रंथि। अच्छा दूसरा को सब मैंडिबुलर ग्लैंड। दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड जिसको हिंदी में अधोहनु ग्रंथि बोलते हैं। अधोहनु ग्रंथि। और तीसरा जो होता है सब लिंगुअल ग्लैंड जो अधोजिह्वा ग्रंथि होता है। जो हिंदी में इसको अधोजिह्वा। अब जो पहले इंग्लिश में याद कर ले, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और उसका सब लिंगुअल ग्लैंड। 3 प्रकार के ग्लैंड, ये समझ गए। लेकिन इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब चित्र के माध्यम से आपको ज्यादा याद हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे यह मुख है, यह मुंह है, यह जीभ है। क्या है? जीभ है। तो जीभ के जस्ट ऊपर यानी कान के नीचे, यानी कान के बगल में, यानी कान के इसको नीचे मान लीजिए, यानी कान के जस्ट नीचे, यहाँ पे कान के नीचे जो ग्लैंड पाया जाता है उसे पैरोटिड ग्लैंड या कर्णपूर्ण ग्रंथि बोलते हैं। अब कर्णपूर्ण आपको हिंदी में याद है, जो कान के पास पाया जाता है उस ग्रंथि को कर्णपूर्ण ग्रंथि बोलते हैं। कर्णपूर्ण ग्रंथि कान के नजदीक पाया जाता है तो कर्णपूर्ण ग्रंथि कान के नजदीक पाया। तो एगो ई ग्लैंड हुआ, लार ग्रंथि एगो ही हुआ जिसको पैरोटिड, अंग्रेजी में बोलते हैं पैरोटिड और हिंदी में बोलते हैं कर्णपूर्ण ग्रंथि। याद करिए पैरोटिड कर्णपूर्ण ग्रंथि। 1 नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर है सब मैंडिबुलर ग्लैंड जिसको अधोहनु ग्रंथि कहते हैं। यह हमारा यहाँ पे पाया जाता है, मतलब इसके नीचे यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा जो होता है वह आपका तीसरा सब लिंगुअल ग्लैंड जिसको अधोजिह्वा बोलते हैं, जो हमारा जीभ के आसपास पाया, जीभ जो होता है ना, जीभ के नीचे पाया जाता है। ये देखिए है जीभ है तो जीभ के नीचे पाया,
लेकिन जीभ से थोड़ा सा इधर यह मतलब सब मैंडिबुलर यानी अधोहनी यानी यहाँ पाया गया। अच्छा, अधोजिह्वा यानी जीभ के पास पाया गया, वह अधोहनी हुआ। क्या हुआ? अधोजिह्वा ग्रंथि। तो इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर, इसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। अब देखो, इससे जो लार स्राव होता है कहाँ जाता है? अच्छा, इससे जो लार स्राव होता है वह कहाँ जाता है, और इससे जो लार स्राव होता है वह कहाँ जाता है, इसको ध्यान से समझिए। तो देखिए, पैरोटिड ग्लैंड से जो लार स्राव होता है वह हमारे ऊपरी दांत में आके, ऊपरी दांत से आके गिरता है मुंह में। यानी सब लिंगुअल ग्लैंड से जो लार स्राव होता है वह आपका इस नलिका आप देख रहे हैं, इस नलिका के माध्यम से ऊपर वाले दांत से होकर जीभ में आके, मुंह में आके गिर जाता है। यानी जो ये नालिका होता है ना, ये नालिका का नाम है स्टेनलेस नालिका। मतलब पैरोटिड ग्लैंड से जो लार गिरता है मुंह में, वह ऊपर वाले दांत में आकर गिरता है। मुंह में आया, सभी लार ग्रंथि मुंह में जाता है, और कौन कहां से आता है इसी के बारे में समझना है। तो सब लिंग जो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है उससे जो लार निकलता है वह हमारा एक्सटेंशन नालिका के द्वारा मुंह के ऊपरी दांत से आके मुंह में क्या हो जाता है? गिरता है। समझ गए? पैरोटिड। अब देखिए, दूसरा जो होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है वह आपका यहाँ पे होता है। जो ये आपका जो होता है ना, यह आगे वाला दांत, मतलब देखिए यहाँ, हाँ, यह पीछे से ऐसे आके अगला दांत जो हम लोग को इंसीजर दांत होता है ना, इंसाइजर के आसपास यहाँ आके गिरता है। यहाँ जो 4 गो दांतवा होता है ना, बताए थे, इंसाइजर 4 गो नीचे 4 गो ऊपर। तो इस ग्लैंड से, इस नालिका के द्वारा इंसाइजर वाले दांत में आके गिरता है, दांत के आसपास गिरता है। ठीक है, इंसाइजर। तो इसको बोलते हैं हार्टसन नालिका। इस नालिका को क्या बोलते हैं? हार्टसन नालिका। देखिए, नालिका भी याद रखिएगा, पूछता है कि पैरोटिड ग्लैंड किस नालिका के द्वारा मुंह में जाके गिरता है? एक्सटेंशन नालिका। और सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होता है वह किस नालिका के द्वारा? तो हार्टसन नालिका के द्वारा। वो कहाँ गिरता है ये भी पूछता है। तो अगला जीभ, मतलब जो अगला दांत होता है, जो हम लोग का इंसाइजर जो 4 गो दांत होता है ऊपर नीचे, उसके नीचे वाला दांत में 4 गो नीचे होता है ना, उसके आसपास जाके गिरता है। समझ में आया? अब जो ई वाला होता है अधोजिह्वा, इससे आपको पता चल रहा है यह मतलब जिह्वा मतलब जीभ के आसपास जा गिरता है। तो देखिए, जो यह आप ग्लैंड देख रहे हैं, यह जो है इसका जो लार स्राव होता है वह जीभ में जाके, मतलब जीभ के बीच वाला भाग में जाके गिरता है। यानी जो लार ग्रंथि है, हम एक तरफ के दिखाए हैं, जो लार ग्रंथि है सभी आके कहाँ गिरता है? मुँह में आके गिरता है। लार कहीं से आता है तो मुँह में ना आता है। तो आइए एक हम प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताते हैं। चलो आ जाओ, चलो देखो, हटो किताब हटाओ। देखिए, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मुख में कौन सा ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, इसको आपको याद कर लेना है। देखिएगा, जैसे हम यहाँ चित्र बनाए हुए हैं, ध्यान से समझिएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो, देखिए एक मिनट समझिएगा, जो यह देखिए कान के नज़दीक, यह कान के नज़दीक जो ग्लैंड है, देखिए ये वाला ग्लैंड, यहीं पर यह एक प्रकार का ग्लैंड होता है जिसको पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, और हिंदी में कर्णपूर्ण ग्लैंड बोलते हैं, कर्णपूर्ण ग्रंथि इसको बोलते हैं। इससे जो लार स्राव होता है, इससे लार जो जाता है इसमें होके, ऐसे होके यहाँ, इसका यहाँ ऊपर वाला इसका यहाँ दांत होगा। ठीक है, ऊपर वाले दांत से होकर मुंह के अंदर गिर जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो मतलब यहीं पे कौन सा ग्रंथि होता है? पैरोटिड ग्लैंड होता है। उसके बाद में पैरोटिड आपको इस ग्लैंड से आके गिरता है मुख में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे होता है सब मैंडिबुलर, यह ग्रंथि होता है। हाँ, इस नालिका का क्या नाम है? एक्सटेंशन नालिका। इस क्या नाम नालिका का? एक्सटेंशन नालिका। अच्छा, यहाँ जो ये ग्लैंड देख रहे हैं, यह जो होता है आधा इधर होता है, आधा इधर होता है, आधा इधर आधा इधर। यानी हमारा जो ये क्या होता है, इसको मतलब बोलते हैं, इसको चौह बोलते हैं ना, चौह के दोनों बगल ये ग्लैंड होता है, तो इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और यह जो, सॉरी, हाँ सभी मंडल ना,
हाँ, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है वो आपके इस नालिका के द्वारा यह आपको कहाँ आके गिरता है, इस दांत के पास, यानी मुख लीजिएगा, इस दांत के पास जो है इंसाइजर होता है, 4 गो दांत, अगला जो 4 गो दांत होता है, सुनो, और 4 गो जो दांत होता है इंसाइजर, इसी के मुंह खोलिए, इसी के आसपास आके वो गिरता है। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा, अब ये वाला जो ग्लैंड देख रहे हैं इसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, इसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, और यह जाके जीभ के नीचे गिरता है। यह सब लिंगुअल ग्लैंड यहाँ होता है, पैरोटिड यहाँ होता है, और सब मैंडिबुलर यहाँ होता है, यह जाके दांत के पास गिरता है, यह जाके जीभ के नीचे गिरता है। आप ऊपर मुँह बाइए, जीभ ऊपर करिए, जीभ ऊपर करिए, देखिए यहाँ जो देख रहा है ये वाला भाग, ये जो वाला भाग देख, ऊपर करिए, ठीक है, ठीक था, ठीक है, हाँ सही नहीं, चलिए ठीक है, ऊपर जी ऊपर करिए। देखिए जो ये वाला जो ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड जो नालिका जो होता है यहाँ आके क्या होता है, सर ऊपर जी ऊपर करिएगा, जी ऊपर करिए। हाँ, ये जो देख रहे हैं ये वाला भाग यहाँ आके इस मतलब ग्लैंड से यहाँ आके मतलब वो लार जो है यहाँ आके गिरता है। तो समझ गए? अब समझिए, देखिएगा अब 6 गो कैसे होता है, देखिए 3 गो इधर तो 3 गो इधर भी। हाँ, अगर आपसे पूछेगा कि लार ग्रंथि कई गो होता है तो 6 गो, 3 गो इधर 3 गो इधर। अगर आपसे पूछेगा जोड़ी में कई जोड़ी होता है तो 3 जोड़ी, एक इधर और एक यहाँ होता है, एक जोड़ी कान के नज़दीक होता है, दोनों बगल होता है, ये भी दोनों बगल होता है और ये भी दोनों बगल होता है। यानी अच्छा, एक और इसमें प्रश्न समझ लेते हैं। आप लोग देखते होइएगा, इधर आइए थोड़ा सा, आप लोग देखते होइएगा कि हम लोग का गलसुआ हो जाता है, गलसोद जिसको बोलते हैं ना, तो गलसोद होता है ना, तो यहीं पर क्या हो जाता है, फूल जाता है। यहीं पर देखिएगा, यहीं पर फूल जाता है, माने कान के आसपास यहाँ पे फूल जाता है ना, यहीं पे फूल जाता है। तो हम लोग को गलसोद हो जाता है, तो हम लोग उजारका हुई साट लेते हैं तो ठीक हो जाता है। तो आखिर गलसोद किसके कारण होता है? उसका नाम है गलसुआ रोग हो जाता है। तो वह किस वायरस के कारण होता है? तो उस वायरस का नाम यहाँ हम लिखे हुए हैं, पैरामिक्सो वायरस के कारण हमको गलसुआ हो जाता है। इसमें एक वायरस आके मतलब इसमें फूल जाता है, इसमें सूजन हो जाता है, तो वह कौन सा मतलब ग्रंथि में आके होता है? तो वह पैरोटिड ग्लैंड में कौन सा मतलब वायरस के कारण होता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण हमको गलसुआ हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रंथि कितने प्रकार के एक होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर और तीसरा होता है सब लिंगुअल। तो 3 गो इधर होता है और 3 गो इधर होता है, जो हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने का प्रयास किए। ठीक है, समझ में आया? चलिए बैठिए अब। हाँ हो सकते हैं, अब समझिएगा, है वहाँ नहीं होता है, यही होता है, लेकिन उसका फूला हुआ यहाँ तक आ जाता है, मतलब मेन यहीं पे होता है, लेकिन उसका ज़्यादा तो फूल जाता है, मतलब सूजन ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ तक भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन हई वाला जो पार्ट होता है यहीं पर आपका गलसुआ होता है, मेन गलसुआ यही लंग आपका फूल जाता है। ठीक है, तो ये गलसुआ किसके कारण होगा? तो आप समझ गए कि अब आपसे परीक्षा में डायरेक्ट इसी से पूछता है कि लार ग्रंथि कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। अब पूछेगा कितना जोड़ी? तो 3 जोड़ी। पूछेगा कई गो लार ग्रंथि? तो 6 गो। ठीक है, अब देखिए, अब इतना बात आप समझ गए होंगे। तो एक और बात है कि हमारे मुंह में जो मुख में हो जाए लार प्रतिदिन 1.5 लीटर स्राव होता है। अगर लार स्राव नहीं हो, अगर लार का यूज नहीं करें, तो वहीं लार जो राती खानी आप लोग देखते होइएगा, सोए रहिएगा तो एने चू जाता है ना। अच्छा, चाहे छोट बच्चा के देखिएगा, छोट बच्चा को सुनिए, छोट जो बच्चा होता है उसका लार टपकते रहता है, सुनो लार टपकते रहता है, तो उसकी मम्मी यहाँ पे रुमाल बांध देती है कि चुएगा तो रुमाले पर चुएगा, कपड़ा खराब नहीं होगा। तो वह जो होता है मतलब लार क्यों मतलब बाहर निकलता है? उस लार का यूज भोजन के रूप में नहीं हो पाता है, जिसके कारण जैसे 1.5 लीटर स्राव हुआ ना, अब जैसे हम लोग भोजन नहीं करेंगे, उसका यूज नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो वही जब रात में सोइएगा ना, तो हेने से किसी का निकल जाता है, बच्चा में, अवश्य ज्ञान में नहीं। तो लार ग्रंथि जो होता है लार स्राव करता है। अब समझिए, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो 3 गो ग्रंथि होता है, तो किस ग्रंथि से कितना स्राव होता है? तो ये भी पूछता है कि इस तीनों ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड, उसके बाद ई होती है, इसके बाद ई, माने सबसे बड़ा ई, उसके बाद ई और उसके बाद ई, माने सबसे बड़ा ग्लैंड आपका होता है कान के आसपास जो होता है सबसे। तो पूछता है लार ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन? पैरोटिड।
या कर्णपूर्ण ग्रंथि जो कान के पास होता है। चलिए फिर पूछेगा कि दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि सब मैंडिबुलर, सबसे छोटी सब लिंगुअल। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथि है लेकिन कम लार स्राव करता है। सबसे ज्यादा लार स्राव करता है जो ये वाला ग्लैंड होता है सब मैंडिबुलर, जो हमारा यहाँ पे ऐसे आता है। काहे ज्यादा लार स्राव होता है जानते हैं? कोनो चीज जब खाते हैं तो सबसे पहले किसके पास जाता है? यही दांतवा के पास में जाता है। वह दांतवा को पता चल जाता है तुम्हारा आदमी आ गया, जल्दी आओ भोज होने वाला है। अगर भोज होता है तो लोग नहीं कहते भोज हो गया जल्दी आओ, सब भोज स्टार्ट हो गया। तो जब दांत के सुनिए समझिएगा, जब इस दांत के पास हम कोई चीज़ को लाते हैं, जैसे काटते हैं ना, तो सबसे पहले काटते हैं तो हम क्या बोले हैं, जो इसका जो मतलब जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, यहाँ इसका जो ग्लैंड होता है, इसको पता चल जाता है कि हम लोग का भोजन आ गया, चलो 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 चलो। वही बेचारा इस रास्ते से ही कौन नलिका, हडसन नलिका के द्वारा धाए 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 कहाँ पहुँच जाता है? दांतों के पास पहुँच जाता है कि चलो चलो हम लोग का भोजन आ गया, भोज स्टार्ट होने वाला है। यानी सबसे ज़्यादा पहले इसको पता चला भोज का, तो सबसे ज़्यादा लोग पहुंच गया। काहे कि भोज में सबसे पहले बच्चा लोग सबसे ज़्यादा पहले पहुंच जाता है, क्योंकि उसको पता है कि भोज अब स्टार्ट होने वाला है। चलो वो इसको पता हो जाता है कि हमारा भोजन आ गया, अब हमको हम पचाने के काम करना है। वही बेचारा चल देता है। तो सबसे ज़्यादा जाता है इसी में से 60 से 70% जाता है। तो जिसको कहते हैं मेजर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। मेजर है भाई, सबसे ज़्यादा लार को भेज रहा है उसके पास, तो मेजर ग्लैंड इसी को बोलते हैं। देखिए ना कि सबसे ज़्यादा यानी 60 से 70% लार मतलब सब मैंडिबुलर ग्लैंड से क्या करता है? लार को भेजता है। 1.5 लीटर में सबसे ज़्यादा कौन भेज ले आता है? सब मैंडिबुलर। यहाँ जो रहता है वह क्यों रहता है? क्योंकि वह दांत के पास जाता है, सबसे पहले दांते के पास भोजन जाता है, सबसे पहले उसी को पता चलता है। समझ गए ना? चलिए उसके बाद 25% इसमें से, हाँ 25% कान के पास से जाता है, 25%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सब मैंडिबुलर, उसके बाद 25% ई, तब उसके बाद ये 3 से 5% ये जीभ के नीचे हो जाता है। काहे कि जीभ के नीचे पहले तो खाएगा तो जीभुआ के ऊपर न रखेगा, तो नीचे वाला को पता चलेगा नहीं चलेगा, बाद में पता चलता है। पहले हई सब भोजवा सुधार देता है, मतलब भोजवा सुधार नहीं देता है, बल्कि इसमें से लार चला गया, इसमें से लार चला गया, और 1.5 लीटर शराब, तो यह तैका मैका अपना भाग लेता है। पीछा में जाने वाला ये आदमी है। तो क्यों? क्योंकि जीभ के नीचे आके यह क्या होता है अब ठीक है। इसका मतलब है यानी सभी से लार स्राव। कब लार स्राव होता है? जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं, तब ये तीनों ग्लैंड क्या करता है? काम शुरू कर देता है। समझ गए इतना बात? चलिए अब आइए, ठीक है, लार ग्रंथि का कार्य। तो लार ग्रंथि का कार्य देखने से पहले थोड़ा लार के बारे में जान लेते हैं कि लार में क्या होता है। तो लार में जो होता है ना 99.2% जल होता है। यानी लार में, हमारा लार में जो होता है 99.2% जल होता है, यानी पानी होता है। और इसमें सोडियम, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सारा जो चीज़ होता है वह 0.8% होता है। लार में 99.2% जल और 0.8 सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि पाया जाता है, तथा कुछ मात्रा में म्यूकस पाया जाता है, तथा एंजाइम भी पाया जाता है, जो इसको हम लोग बाद में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि म्यूकस क्या है, एंजाइम क्या है। तो लार ग्रंथि का कार्य, लार ग्रंथि का कार्य समझ लेते हैं। अब लार ग्रंथि से तो लार स्राव कर दिया, अब लार ग्रंथि में एंजाइम पाया जाता है। क्या पढ़े हम लोग? एंजाइम। तो लार ग्रंथि में एंजाइम पाया जाता है, तो 2 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। कितना प्रकार के? 2 प्रकार। ये भी आई है कि लार में कितना प्रकार के एंजाइम पाए? 2 प्रकार के, बहुत महत्वपूर्ण है। भी आई है। तो लार में 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। दोनों को अच्छा समझिए, दोनों को समझिए। लार में 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। पहला एंजाइम को टाइलिन कहते हैं और दूसरा एंजाइम को लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम, यानी लार में 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को, टाइलिन और लाइसोजाइम। अब बताइए टाइलिन का क्या काम है और
लाइसोजाइम का क्या काम है? तो टाइलिन का जो काम है वो हमारे जो भोजन बना है उसको क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है, यानी भोजन को पचाने के में सहायक होता है। तो ये भी परीक्षा में पूछता है कि भोजन को पचने में सबसे पहले कौन एंजाइम काम करता है? टाइलिन थोड़ा मुंह में काम शुरू कर देता है और नीचे जाता है तो और सारा एंजाइम है, HCl कुछ है, वो सभी काम करता है। लेकिन सबसे पहले भोजन को पचाने में कौन सा एंजाइम काम करता है? टाइलिन। यानी टाइलिन का काम है भोजन के पाचन में सहायक होता है, यानी माने मुख में ही भोजन का पचना स्टार्ट हो जाए, यानी भोजन का पाचन क्रिया मुख से स्टार्ट हो जाती है। तो परीक्षा में टेढ़ सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो बहुत लड़का जवाब नहीं देगा। देखिए जैसे भोजन के, देखिए सवाल कितना टेढ़ा है, भोजन के पाचन में कौन सा एंजाइम सबसे पहले काम करता है? टाइलिन एंजाइम, जो भोजन में सहायक होता है और स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। भोजन में हम लोग को होता है ना, स्टार्च होता है एक प्रकार का, तो उस स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में। बस टाइलिन का यही काम है। टाइलिन का काम है भोजन के पाचन में सहायक होता है और स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल। ये आपका महत्वपूर्ण है कि टाइलिन का क्या काम है। तो आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जाएगा टाइलिन क्या है, काम है। लाइसोजाइम का काम है भोजन में आए हुए, जब हम लोग खाते हैं ना, तो ऐसा बात हो रहा है कि आप लोग बहुत समझदार है, हड्डी वड्डी मतलब कुत्तों भी लाई खा जाते हैं, नहीं? मतलब हम लोग जब खाते हैं तो यह ध्यान थोड़े देते हैं कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा क्या। खा लेते हैं, जब भोजन बना है ना तो उसमें कुछ में बैक्टीरिया होता है जो हानिकारक पदार्थ होता है, उसको यह मारने का काम करता है। भागो भागो भागो, इसके नीचे नहीं जाना है। जब तुम यहाँ तक आ गया तो ठीक है, इसके नीचे तुमको नहीं जाने देंगे। यानी भोजन में आए हानिकारक पदार्थ को नष्ट कर देता है। मतलब भोजन में जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। कहते बॉडीगार्ड है, यानी हमारे भोजन का पाचन का यह बॉडीगार्ड, बुझिए बॉडीगार्ड। क्योंकि जब भी कोई हानिकारक पदार्थ भोजन के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है तो ये क्या करता है? खत्म, पाचन में सहायक हो रहा है। इसका काम है उसे आए हुए पदार्थ को मतलब नष्ट, मतलब जो हानिकारक है उसको नष्ट कर देना, गोली गोली ढाई मार देना। तो इस तरह से हम लोग इसको समझें। देखिएगा डाइजेस्टिंग सिस्टम का हम लोग एक एक पार्ट करके पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग दांत के बारे में इसके पीछे क्लास में पढ़े हैं। इसके बाद में अब हम लोग थोड़ा सा जो लार ग्रंथि होता है उसे लार स्राव होता है उसके बारे में पढ़े हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जब भोजन बन गया है, मतलब लार जब स्राव हो गया, तो लार जब लार स्राव होता है तो भोजन को लुदकी बना देता है, तो भोजन को आसानी होता है इस ग्रस नली के माध्यम से आमाशय तक जाने में। तो कल की क्लास, जो इसके आने वाले जो क्लास रहेगा, वह किस प्रकार से जो भोजन हम लोग नालिका के माध्यम से हम लोग का आमाशय यानी पेट में जाता है, स्टोमक में जाता है, इसके बारे में कल हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जाता है और किस नालिका के माध्यम से जाता है। वहाँ भी देखेंगे कौन सा ग्लैंड काम करता है, वहाँ भी देखेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके पिछले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 डाइजेस्टिंग सिस्टम पार्ट 1 करके वीडियो है, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसको देखिएगा। फिर आगे हम इसमें डाइजेस्टिंग सिस्टम का पूरा पार्ट लाने वाला है, जिसमें हम आमाशय के पेट के बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या बताएंगे? छोटी आंत के बारे में बताएंगे। उसके बाद में बड़ी आंत के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग डाइजेस्टिंग सिस्टम का एक एक पार्ट को समझेंगे अलग अलग करके, और एक फुल पार्ट आएगा जो डायरेक्ट बता देंगे कहाँ से कौन काम कहाँ से होता है, कौन काम कहाँ से होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक एक पार्ट को समझते हैं। इस तरह अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।